देखो एक बार जैसे इस तरीके से देखोगे, ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मान लिया ब्लैक बॉडी का रेडिएशन का स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, जो कि वेवलेंथ और जो ई लैम्डा है ना, ई लैम्डा के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं। तो ई लैम्डा के बीच में ग्राफ जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, ऐसे। एक्चुअली क्या होता है, ये जो मान लिया कोई ब्लैक बॉडी है, तो इस ब्लैक बॉडी में एनर्जी रेडिएट होती है एवरी टेम्परेचर पर। एवरी टेम्परेचर का मतलब 0 केल्विन को छोड़ करके, है ना, 0 केल्विन को छोड़ करके इसमें क्या होती है, एनर्जी का रेडिएशन होता रहता है, एनर्जी का रेडिएशन होता ही रहता है। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके आप इसे यहां से बनाना स्टार्ट करना, यहां से बनाना स्टार्ट करना, ऐसे करके। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा टेम्परेचर 3000 केल्विन पे है ना, तो इसमें अगर जो हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस तरीके इधर की ओर शिफ्ट हो जाता है, ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाता है। जैसे टेम्परेचर ये कितना हो गया, T=5000 केल्विन, है ना, और यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और पीक जो होगा, इसका पीक जो है और इधर की ओर शिफ्ट हो जाता है, ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। मैं इसे लिख लेता हूं, 3000 केल्विन पे ऐसे बनेगा, 5000 केल्विन पे ऐसे बनेगा, और ये जो ग्राफ है ये ऐसे तो जाएगा ही, एंड में ये बनेगा 6000 केल्विन पे, है ना। एक बार इसे ग्राफ को बना लो, फिर मैं इसके बारे में लिखाता हूं। ग्राफ बना लो जैसे बना हुआ है स्क्रीन पे, देन आई विल राइट। लिखो, यहां पे लिखता हूं मैं, लिखो एवरी ब्लैक बॉडी radiates radiation at all temperature except T=0 Kelvin, T=0 Kelvin of all wavelength, at all temperature of all wavelengths, प्रत्येक ब्लैक बॉडी रेडिएट करती है। नेक्स्ट एक पॉइंट बना लेना, यहां पे लिखना, फिर से मैं लिखाता जाऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा, है ना। द कंट्रीब्यूशन ऑफ सम वेवलेंथ इज मोर एंड ऑफ some wavelength
इज लेस। वेवलेंथ तो सारी निकलती हैं, सभी निकलेंगी वेवलेंथ, लेकिन some wavelength is more to in total radiation, टोटल रेडिएशन में कुछ का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है और कुछ का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कम होता है। बोर्ड पे देखो, इधर देखो, जैसे वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ है 0 से लेके इंफिनिटी तक, दिखाई दे रही है आपको। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यानी कि जैसे यहां पे देखो, जैसे 100 वेवलेंथ, 100 नैनोमीटर, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 और इनफाइनाइट तक वेवलेंथ जा रही है। लेकिन आप इस पे देखोगे कि ये वाली जो वेवलेंथ है 2000, 1500 से लेके 2500 या इससे भी आगे 3000, 5000, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी उसका स्पेक्ट्रल एनर्जी जो होती जाएगी, एनर्जी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और यानी कि बोर्ड पे देखो, क्या इसमें वेवलेंथ प्रेजेंट है? हाँ, सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है, सबका कंट्रीब्यूशन है, टोटल रेडिएशन, टोटल एरिया में सबका कंट्रीब्यूशन पूरा पूरा है। लेकिन अगर जो मैं आपसे कहूं कि 2000 से लेके इनफाइनाइट तक, यानी कि यहां पे ये देखो 2000 नैनोमीटर से लेके इनफाइनाइट तक की वेवलेंथ में जो टोटल रेडिएशन है वो कितना है? एरिया अंडर कर्व बताया था आपको, बहुत कम है। इसी तरीके से अगर जो मैं यहां से कहूं आपसे 0 से लेके मान लिया 100 है, 100 नैनोमीटर है, 100, दिस इज 100 नैनोमीटर, तो ये एरिया हो गया। तो इसका एरिया, इसका कंट्रीब्यूशन है, हाँ है, लेकिन बहुत कम है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ सम वेवलेंथ इज मोर एंड ऑफ सम वेवलेंथ इज लेस इन टोटल रेडिएशन। इसका कम है, इसका भी कम है। इधर देखो, यहां पे अगर जो मैं इसमें देखूं यहां से लेके यहां तक, तो इस वाली वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन λ1 से λ2 तक बहुत ज्यादा एरिया है ना। तो क्या लिखा है मैंने? एवरी ब्लैक बॉडी रेडिएट्स रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर एक्सेप्ट 0 केल्विन ऑफ ऑल वेवलेंथ, बट लगा देना, बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सम वेवलेंथ इज मोर एंड ऑफ सम वेवलेंथ इज लेस इन टोटल रेडिएशन। ये चित्र बनाओ, लेस और ये क्या होगा? मोर। इस रीजन का कंट्रीब्यूशन क्या है? बहुत ज्यादा है। this distribution of energy over wavelength is called spectral energy distribution, spectral energy distribution।
ठीक है भाई, ये है। अब देखो, अब इसमें इस कर्व के बारे में पढ़ते हैं। ये तो स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो अब देखो, जैसे जैसे यहां पे बनाएंगे, जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ाएंगे उसकी एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और फिर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आकर के ये जो रेडिएशन एनर्जी है इट इज मैक्सिमम। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और उससे ज्यादा वेवलेंथ यदि आप बढ़ाओगे, वेवलेंथ उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो रेडिएशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लिख रहा हूं, लिखो, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर radiated energy, radiated radiation is increased with lambda, is increased with lambda at particular temperature। मान लिया ये T कितना है, 3000 केल्विन है। मान लिया यहां पे लिख लेना, ये ग्राफ जो बनाया हुआ है ये 3000 केल्विन के लिए बनाया हुआ है। और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये जो लैम्डा है, ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग लैम्डा। जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा ये रेडिएटेड एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। आगे देखो, एंड ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, एंड ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, उसका नाम क्या है, लैम्डा एम। एंड ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, लैम्डा एम, द रेडिएशन एनर्जी बिकम मैक्सिमम। रेडिएशन एनर्जी इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। एंड इफ, अभी देखो इधर, इस पर हो जाती है मैक्सिमम, और यदि हम वेवलेंथ को इससे ज्यादा आगे बढ़ाएं तो रेडिएशन एनर्जी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। एंड इफ फर्दर wavelength is increased, the radiated energy is decreased, radiated energy is decreased। रेडिएटेड एनर्जी इज डिक्रीज। अब बोर्ड पे देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, लैम्डा एम इस वेवलेंथ से पहले तो रेडिएटेड एनर्जी बढ़ेगी और इस वेवलेंथ से आगे रेडिएटेड एनर्जी कम होगी। क्लियर है बात। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो बढ़ने की दर है, यानी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ई लैम्डा, जैसे यहां पे बढ़ने की दर है, इसकी स्लोप, यदि इस पॉइंट पे स्लोप निकालोगे ऐसे और इस पॉइंट पे स्लोप निकालोगे तो ये जो अल्फा है और ये थीटा है, इसमें थीटा ज्यादा होगा और अल्फा होगा कम। कहने का मतलब ये बढ़ने की दर तो ज्यादा होती है लेकिन कम होने की दर जो होती है वो कम होती है। आई बात समझ में। रेट ऑफ, इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूं, रेट ऑफ इंक्रीजिंग of E lambda is greater than the
rate of decreasing of E lambda। बढ़ने की दर ज्यादा होती है और घटने की दर कम होती है। बढ़ने की दर ज्यादा होती है और घटने की दर कम होती है। अब लिखो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो वीन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यदि मैं ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी के लिए रेडिएशन का ग्राफ खींचता हूं, तो रेडिएशन का ग्राफ किस तरीके से आता है, रेडिएशन का ग्राफ इस तरीके से आता है। क्लियर है क्या बात? यहां पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। जब ये ब्लैक बॉडी है तो इस ब्लैक बॉडी में से रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन की रेंज क्या होती है, अरे बताना। इसमें जो रेडिएशन निकलेगा उसमें जो वेवलेंथ होगी उसकी रेंज कहां से कहां तक होगी सागर? अरे अंकित, 250 से 700 हैं सर, विजिबल रेंज की होगी शायद। अभी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। अंकित बताइए बेटा। साकिब, जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकलता है वो कहां से कहां तक की वेवलेंथ निकलती है? 0 से लेके इनफाइनाइट तक। कहां से निकलती है? 0 से लेके इनफाइनाइट तक। लिखा है मैंने अभी। तुमने इतने ध्यान से इस चैप्टर को कोई पढ़ा नहीं होगा ना, तो इस वजह से आपको पता नहीं। ध्यान से सुनो बेटा। अगर जो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में से यानी आपके शरीर में से एनर्जी निकल रही है ना, गर्माई निकल रही है, वो रेडिएशन होता है। रेडिएशन, ये प्लास्टिक की बॉडी है, इसमें से भी क्या निकल रहा है, इस समय रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन निकलता कब? T=0 को छोड़ करके कोई भी बॉडी है वो रेडिएट करती रहती है। आगे बात समझे? चाहिए पेन है, जैसे मान लिया पेचकस है, इसमें से, इस लोहे में से रेडिएशन लगातार निकलता रहता है। आपकी बॉडी में से रेडिएशन लगातार निकलता रहता है। तो वो जो रेडिएशन निकलता है उसमें कौन कौन सी वेवलेंथ प्रेजेंट होती है? उसमें सारी वेवलेंथ प्रेजेंट होती है 0 से लेके इनफाइनाइट तक। कहां से लेके? 0 से लेके इनफाइनाइट तक। आगे क्या बात समझ में? ठीक है। तो ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं हम। ब्लैक बॉडी किसकी बात कर रहे हैं हम? ब्लैक बॉडी की। क्लियर है क्या बात? तो ब्लैक बॉडी में 0 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। कुछ का कंट्रीब्यूशन कम होता है, कुछ का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। जैसे इधर का कंट्रीब्यूशन कम, इधर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा। हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। कौन सी वेवलेंथ? जिस वेवलेंथ पे टोटल रेडिएशन में कंट्रीब्यूशन क्या है? सबसे ज्यादा है। कंट्रीब्यूशन क्या है? सबसे ज्यादा, EM। तो जिस वेवलेंथ पे टोटल रेडिएशन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है, उस वेवलेंथ को क्या कहते हैं हम? उस वेवलेंथ को लैम्डा m से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है क्या बात? तो अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ, EM मैक्सिमम ऐसे लिखेंगे,
according to Wien's law, Wien's displacement law, according to Wien's displacement law, maximum spectral radiation, EM is directly proportional to T की पावर 5 and its corresponding wavelength lambda m is directly proportional to 1/t, या इनवर्सली लिख लो, is inversely पहले लिखो, मैं समझाता हूं। लिख लिया सर। क्या बताया मैंने, बताना एक बार। ब्लैक बॉडी के लिए वेवलेंथ 0 से लैम्डा तक निकलती है। ब्लैक बॉडी के लिए वेवलेंथ 0 से लैम्डा तक निकलती है। कुछ का कंट्रीब्यूशन कम, कुछ का कंट्रीब्यूशन ज्यादा, लेकिन हम इसमें वेवलेंथ तो इनफाइनाइट है। अब हम इनफाइनाइट की बात थोड़ी ना करेंगे, हम तो उसकी बात करेंगे जिसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है रेडिएशन में। और मैक्सिमम रेडिएशन है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा एम से। और उसके करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ईएम से। तो वीन के डिस्प्लेसमेंट के नियम के अनुसार ईएम जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है, इट इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 5 एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। ये दिस इज द वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसे तो छोड़ो, ये तो बहुत ज्यादा काम नहीं आता, ये तो एक्स्ट्रा में बता दिया। ये काम आता है इज इक्वल टू B/T लैम्डा एम BT इज इक्वल टू B, है ना, वेयर B इज वीन्स कांस्टेंट, है ना। इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं। वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू 2.93 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ये होता है। सही है भाई। बी की वैल्यू, क्वेश्चन आएगा वीन डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, यूनिट मीटर केल्विन, लैम्डा किसमें मीटर और टेम्परेचर किसमें केल्विन, ये होता है। और जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है ये होती है टी की पावर 4। बोर्ड पे देखो, यदि मैं लैम्डा एम और टी के बीच में ग्राफ बनाऊं तो बताओ भाई कैसा ग्राफ आएगा लैम्डा एम और टी के बीच में, हाइपरबोला। कैसा आएगा, हाइपरबोला, है ना।
ये रहा ना yx इज इक्वल टू c, y इज इक्वल टू 1 अपॉन c अपॉन x हाइपरबोला, यानी कि लैम्डा m जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन t. दिस इज द वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ. इसके हिसाब से अगर जो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो लैम्डा m की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. देखो कैसे, मान लेते हैं हमारे पास ये है 300 केल्विन पे, तो इसमें जो लैम्डा m की वैल्यू है ये लैम्डा m1 है. अगर जो मैं टेम्परेचर कितना बढ़ा दूं, 3000 केल्विन से 5000 केल्विन कर देता हूं, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे. लैम्डा m क्या हो जाएगा, लैम्डा m2 और कम हो जाएगा. ये ना लैम्डा m जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लैम्डा m की वैल्यू कम हो जाएगी. ये हो जाएगा टेम्परेचर 4000 केल्विन पे, और यदि मैं और बढ़ाऊंगा, मान लिया 6000 कर दिया ये, तो ये लैम्डा m3 हो जाएगा. ये T कितने हो गया, 6000 केल्विन. क्लियर है क्या बात, ये E लैम्डा सही है. ये हो जाएगा EM1, ये हो जाएगा EM2, ये हो जाएगा EM3, ये E लैम्डा EM3. तो ये देखो लैम्डा m3 इज लेस देन लैम्डा m2 इज लेस देन m1, है ना. और टेम्परेचर इसे T1 मान ले, इसे T2 मान ले, इसे T3 मान ले, तो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ग्राफ की शक्ल इस तरीके से हो जाएगी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो EM है ये क्या है, EM2. तो जो पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, EM1 इज लेस देन EM2 इज लेस देन EM3. ओके सर. सही है भाई. ये अब बोर्ड पे देखो, ये तो ग्राफ था स्पेक्ट्रल एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में, है ना. लेकिन अगर जो हम स्पेक्ट्रल एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाए, तो ये जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकलता है इसकी जो स्पीड होती है c, और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से c इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा, ये रिलेशन आ जाएगा. c इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा. नहीं आई बात समझ में. अरे इसकी वेवलेंथ कितनी है लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी मान लूं मैं, न्यू, ऐसे करके. तो अब हम जो ग्राफ बनाएंगे, बोर्ड पे देखो, जो वेवलेंथ थी, सुनो एक मिनट, जो मैक्सिमम वेवलेंथ थी वो किसके इक्वल थी b अपॉन t के. तो अगर जो मैं लैम्डा इज इक्वल टू कितना लिख लूं, c अपॉन म्यू, c अपॉन न्यू, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, म्यू एम. तो म्यू एम जो हो जाएगा, म्यू एम इज इक्वल टू c अपॉन b इंटू टी. ये हो गया करस्पॉन्डिंग
frequency, corresponding frequency for maximum radiation। तो बोर्ड पे देखो, अब की बार टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। बोर्ड पे देखो, यहाँ पे ये तो हो गया वेवलेंथ का ग्राफ, है ना, ये तो हो गया वेवलेंथ का ग्राफ। तो यानी कि अगर जो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो इस तरीके से ग्राफ बनता है, ई लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ, है ना, इस तरीके से बनेगा। कैसे कि ये तो हो जाएगा T1 के लिए, और ये हो जाएगा म्यू M1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और शिफ्ट हो जाएगा ये ग्राफ इधर की ओर, तो ये आ जाएगा म्यू M2 टेम्परेचर T2। और बढ़ाओगे, है ना, और बढ़ाओगे तो ग्राफ क्या बढ़ेगा, और बढ़ जाएगा ऐसे करके, ये आ जाएगा म्यू M3 और आ जाएगा T3, है ना। तो T1 if T1 is greater than is less than T2 is less than T3, तो उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, है ना। शीट में भी देख सकते हो, शीट में ग्राफ दिया हुआ है आपका। सही है भाई, एक एग्जांपल लिखते हैं इसमें। If lambda m, if for a black body lambda m is equal to 1250 1250 nanometer for temperature 200 Kelvin, find the temperature of black body if lambda m becomes 71 nanometer। कॉपी कर लिया भैया? यस सर। चलो
क्वेश्चन लिख लो। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चों को क्या पता ही नहीं होता है कि ये करना क्या है इसमें। और बच्चे जो है बीम डिस्प्लेसमेंट लॉ को छोड़ करके मतलब डर के भाग जाते हैं, जब क्योंकि पढ़ाई नहीं होता तो करेंगे कैसे। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है, जैसे ये आपके स्क्रीन पे इस पे बोर्ड पे लैम्डा एम कितना दे रखा है 1250 नैनोमीटर। टेम्परेचर इसके करस्पॉन्डिंग कितना है 2000 केल्विन। और लैम्डा एम टू कितना दे रखा है 71 नैनोमीटर। टेम्परेचर टी इसके करस्पॉन्डिंग निकालना है। तो क्या है हमारे पास लैम्डा एम इज इक्वल टू बी टी, यानी लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी, यानी लैम्डा वन टी वन इज इक्वल टू लैम्डा टू टी टू। तो टी टू निकल जाएगा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा टू इंटू टी वन। लैम्डा एम कितना दे रखा है 1250 नैनोमीटर, ये है 71, और टेम्परेचर कितना है 2000। कैलकुलेट कर लो टी टू की वैल्यू आ जाएगी। इससे आसान कोई सवाल ही नहीं हो सकता। कर लिया भी क्वेश्चन। एग्जाम्पल, इफ sun is to be considered if sun is to be considered is to be assumed, ऐसे लिख लो assume, is to be assumed a perfect black body of radius 6.46 into 10 की पावर 8 मीटर and wavelength corresponding to maximum spectral emissive power is 48 micrometer. Find first temperature of sun, second rate of radiation, emissive from sun, rate of radiation emissive from sun। थोड़ा साफ लिख देता हूं, रेट ऑफ रेडिएशन इमिसिव फ्रॉम सन, रेट ऑफ रेडिएशन इमिसिव फ्रॉम सन। बताओ भी आंसर।
ये 6.96 है बेटा, जो रेडियस है 6.96 इंटू 10⁸ मीटर है। हाँ भाई, टेम्परेचर तो 61 केल्विन है। 61 केल्विन सही से कैलकुलेट करेगा तो आंसर तेरा सही आएगा। देखो कैसे है, कुछ नहीं क्वेश्चन में, सन को क्या मान लिया हमने, ब्लैक बॉडी मान ली, तो इसमें से रेडिएशन निकलता है भाई, इसमें से रेडिएशन जो निकलता है ब्लैक बॉडी में से, उसकी रेंज क्या होती है अंकित बताना बेटा, लैम्डा की रेंज कहां से कहां तक होती है जो इसमें से सन में से रेडिएशन निकलता है। साकिब सर 0 से इनफाइनाइट तक। 0 से इनफाइनाइट तक, वेरी गुड। लेकिन अगर जो हम सारी वेवलेंथ को कंसीडर करेंगे तो कैलकुलेशन किस किस की करेंगे, तो फिजिक्स में हमें किसकी कैलकुलेशन करनी होती है, उस वेवलेंथ की जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, बाकी को छोड़ दो आप। तो उसके लिए वेवलेंथ कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, सही है। तो इसका टेम्परेचर, तो वेवलेंथ और लैम्डा एम क्या दिया हुआ है, लैम्डा एम दिया हुआ है, कितना 48 माइक्रोमीटर। तो हम इस बॉडी का टेम्परेचर बता सकते हैं फिर किससे, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी, तो टेम्परेचर बी अपॉन लैम्डा एम, बी की वैल्यू 2.93 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होती है ना, इतनी लिखाई थी ना, 2.93 इंटू 10⁻³ माइनस मिली केल्विन है ना। लैम्डा एम कितना है, 48 माइक्रोमीटर, तो जो टेम्परेचर आता है वो आ जाता है 6104 केल्विन आ जाता है लगभग, समझे, 6104 केल्विन लगभग, किसका, टेम्परेचर ऑफ सन। बोलो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट करो भाई। सेकंड पार्ट के लिए फॉर्मूला बताओ सागर, रेट ऑफ रेडिएशन इमिसिव फ्रॉम सन। सिग्मा ई टी की पावर। वेरी गुड वेरी गुड। इसमें से dq अपॉन dt निकालना है हमें, यानी कि एनर्जी रेडिएटेड, ये है ना, रेट ऑफ रेडिएशन का मतलब है रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट टाइम, और ये तो dq अपॉन dt का फॉर्मूला क्या होता था, e सिग्मा a t की पावर 4 होता था। लेकिन क्योंकि ये ब्लैक बॉडी है इसलिए e कितना हो जाएगा इसके लिए 1, तो रेट ऑफ रेडिएशन लिख लेंगे, रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन, एनर्जी रेडिएशन को हम क्या भी बोल सकते हैं, इमिसिव पावर भी बोल सकते हैं बेटा, इमिसिव पावर। इमिसिव पावर कितना, dq अपॉन dt कितना, e तो 1 हो गया, सिग्मा a t की पावर 4, सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा क्या था भाई, कांस्टेंट, अरे सिग्मा की वैल्यू कितने थी, ये थी इंटू 10 की पावर -8। चलो अब मैं इसे साफ कर देता हूं क्योंकि अब समझ में तो आ गया तुम्हें, उधर जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी।
सही है। बोर्ड पे देखो, मैं इधर लिख दूंगा dq अपॉन dt, सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10 की पावर -8, और जो इस सन का एरिया क्या होगा, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टेम्परेचर कितना निकाला 6104 का पावर 4। सही है। अब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा। 4 पाई रेडियस कितनी बताई थी भाई इसकी, 6.96 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर इंटू 61.0 की पावर 4, है ना। तो रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट आ जाएगी 4.92 इंटू 10 की पावर 26 जूल पर सेकेंड, दिस इज dq अपॉन dt, या रेट ऑफ रेडिएशन। कैलकुलेट कर लेना एक बार फिर से, है ना। सर जो आपका पिछले वाला सवाल था जिसमें टेम्परेचर सन का 6104 केल्विन आ रहा है, हाँ सर इसकी कैलकुलेशन एक बार दोबारा करना। नहीं, कैलकुलेशन तो मैंने कर रखी है, 6100 ही केल्विन आता है इसका, सही है बिल्कुल, है ना। चेक कर लो एक बार, मैं कर लेता हूं, लेकिन 5800 तो केल्विन होता ही है टेम्परेचर सन का, है ना। 6100 आ रहा है इसमें, सही रहता है। कैलकुलेट कर लो आप एक बार फिर से, मैं कर लेता हूं फिर से, है ना। बाकी तुम कॉपी करो, मैं करता हूं। यह जाएगा 293 सर ये 2.93 कुछ रखा है आपने। हाँ तो b की वैल्यू है ना 2.93, डिवाइडेड बाय 48, 2.93 डिवाइडेड बाय 48, तो ये तो कम आ रहा है यार, है ना। इसमें वेवलेंथ में गड़बड़ है तो कुछ मतलब, एक मिनट रुको, 48 माइक्रोमीटर तो सही है, 48 नहीं है। नैनोमीटर। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट रुको, मैं बता देता हूँ। ये 48 नहीं है, पॉइंट अगर जो मैं 2 और लगाऊं, हाँ नहीं कुछ तो मतलब मिस्टेक है इसे, ये बता देता हूँ। 0.48 10 की पावर -6 10 की पावर 8, तो 5 हो जाएगा। ये जाएगा 293,000 डिवाइडेड बाय 48। हाँ एक्चुअली ये 48 माइक्रोमीटर नहीं है, यहाँ पे 0.48 है, ये 0.48 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर है बेटा, ये नैनोमीटर में नहीं है, 0.48 माइक्रोमीटर है, इसमें भी 0.48 ही लिखा है, मैंने 48 लिखा दिया गलती से। सही है भाई, यहां पे 0.48 करोगे तो आएगा 6100, डिवाइडेड बाय 48। हाँ बिल्कुल सही है, 0.48 नैनो माइक्रोमीटर कर लेना बच्चों इसे, बाकी तो सही है। इसे कैलकुलेशन घर पे कर लेना, ये रेट ऑफ रेडिएशन को।
साफ कर दूं भाई साकिब, मिस्टर साकिब? यस सर। हाँ, इसे 0.48 कर लोगे तो 6100। वैसे सन का टेम्परेचर जो है वो 5800 केल्विन है, लेकिन जो इसके हिसाब से दे रखी है तो हमारे हिसाब से तो 6104 ही आ रहा है ना। ये है 5800 केल्विन होता है सन का टेम्परेचर। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया, ये रह गया सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 1361 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर और 2 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है सोलर कांस्टेंट की वैल्यू। पहले लिख लो, मैं बता देता हूं सोलर कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, ये है बात, बोर्ड पे देखो। सोलर कांस्टेंट जो है ये है सन। क्या है ये? सन। अब ये हमारी अर्थ, ये हमारी अर्थ, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है d इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। सही है, तो इसमें से रेडिएशन निकलता रहता है लगातार, और रेडिएशन निकल करके कहां से, वो जो है वो सन पे आता है, अर्थ पे आता रहता है। ऐसे रेडिएशन निकलेगा ना, ऐसे करके, ऐसे रेडिएशन निकलता रहता है। तो इसी पे आधारित इसकी डेफिनेशन है, लिख लो डेफिनेशन। इसके लिए जगह छोड़ देना ऊपर या नीचे। अच्छा, रेडियस और लिख लो इसकी, रेडियस ऑफ सन। रेडियस ऑफ सन है 6.97 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, है ना। दिस इज रेडियस ऑफ सन। पहले ये लिखो फिर लिखाता हूं। और दिस द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, है ना। सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होती है। सही है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं सोलर कांस्टेंट की। देखो, इट इज एवरेज रेडिएशन। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, रिसीव्ड बाय, इट इज एवरेज रेडिएशन रिसीव्ड बाय अर्थ, received by outer layer of earth, atmosphere per unit area per unit time, and value of S is 1361 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और 2 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
हो गया सर। कोड पे देखो कैसे निकालेंगे हम इसे, कैलकुलेशन करने का भी हम इसका तरीका बता देते हैं। मान लिया ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर T है, तो इससे जो रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन निकलने का मतलब dq अपॉन dt या q अपॉन यहां पे लिख q अपॉन t जो होगी E सिग्मा a t की पावर 4 होगा। तो टेम्परेचर ऑफ सन को Ts मान लेते हैं और E तो क्या हो जाएगा इसके लिए 1, क्योंकि ये ब्लैक बॉडी है। क्या है ये? ब्लैक बॉडी, तो E की पावर 1 हो जाएगी। तो इसमें से जो रेडिएशन आएगा और अर्थ पर रिसीव होगा, तो अर्थ को घूमती रहती है भाई। अर्थ ऐसी थोड़ी ना है कि एक जगह ही टिकी रहेगी यहां पे, है ना। सबसे पहले तो ये बताओ इसकी पावर, यही क्या है? जूल पर सेकेंड, है ना। इसकी जो पावर होगी यहाँ पे, इसकी इंटेंसिटी, जो इसकी इंटेंसिटी होगी यहाँ पे, जैसे इसकी इंटेंसिटी जो यहाँ पर होगी वो इंटेंसिटी रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस, है ना। अर्थ सरफेस से अर्थ एटमॉस्फेयर पे प्रेशर वो कितनी हो जाएगी? इसे मैं थोड़ी देर के लिए पावर मान लेता हूं। पावर का मतलब होता है जूल पर सेकंड में। यदि इसकी पावर P है, टेम्परेचर तो Ts हो गया, इसकी पावर P है और इसकी यहां पे इंटेंसिटी निकालनी है, तो P अपॉन 4 पाई R स्क्वायर होता है। और यहां पे जो R है ये किसके इक्वल है? D के इक्वल है, तो मैं यहां पर D स्क्वायर लिख दूंगा। क्लियर है क्या बात? तो इंटेंसिटी रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस I इज इक्वल टू P अपॉन 4 pi d square. What is P? P is the power of earth. Power of earth का मतलब rate of radiation of energy from the surface of the sun. सन पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी रेडिएट करता है वो उसकी क्या कहलाती है? पावर भी कहलाती है इमिसिव पावर। कौन सी पावर? इमिसिव पावर। ऐसे लिख देंगे, इमिसिव पावर ऑफ अर्थ, जिसे हम E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मैंने यहां से P से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। पावर का मतलब है जूल पर सेकंड, कितने जूल रेडिएशन पर सेकंड निकल रहा है। सर इमिसिव पावर ऑफ सन होगी ना? हाँ, इमिसिव पावर ऑफ सन है, बिल्कुल सही बात है। इमिसिव पावर ऑफ सन है ये, इमिसिव पावर ऑफ सन। यहां पे तो इस पॉइंट पे मैंने इंटेंसिटी निकाल ली। इंटेंसिटी की यूनिट बता सकते हो बेटा? यहां पे इस पॉइंट पे D दूरी पर, मान लिया अर्थ नहीं है यहां पे, तो यहां पे इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी बता सकते हो? वॉट पर मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यानी कि इस पॉइंट के 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकंड में इतनी एनर्जी, यानी इतनी एनर्जी आ रही है। इंटेंसिटी का मतलब होता है जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर एनर्जी आ रही है। अरे बोलो। हो गया सर। ठीक है, हाँ। तो यही तो निकालनी है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यहां पे अर्थ है कि यहां पर अर्थ के पास कितने जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर में एनर्जी आ रही है। इतनी आ रही है, इतनी आ रही है। यही तो इंटेंसिटी है। कितनी? पावर P।
P मतलब E, ये इमिसिव पावर को ही पावर बोल दिया यहाँ पर, तो कितनी हो जाएगी P अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर था ना, तो P को क्या लिख लूंगा मैं, P को लिख लूंगा Q अपॉन T अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर, और Q अपॉन T ब्लैक बॉडी के लिए सिग्मा A टेम्परेचर ऑफ सन का स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू डी स्क्वायर। देखो इधर सिग्मा एरिया, व्हाट इज एरिया, किसका एरिया, इसका एरिया है ना, तो इसका एरिया जो हो जाएगा 4 पाई आर एस का स्क्वायर इंटू टी एस की पावर 4 अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर, से कट गया, ये हो जाएगा सिग्मा आर एस अपॉन डी का होल स्क्वायर इंटू टेम्परेचर ऑफ सन का स्क्वायर। ये इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी है ये, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यही तो सोलर कांस्टेंट है, यही इंटेंसिटी क्या कहलाती है, सोलर कांस्टेंट कहलाती है। दिस इज व्हाट, सोलर कांस्टेंट, है ना। क्या है डेफिनेशन सोलर कांस्टेंट की, पढ़ लो, एवरेज एनर्जी रिसीव्ड बाय एटमॉस्फेयर लेयर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि यहां से यहां तक कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर मीटर स्क्वायर में आ रही है, तो यही सोलर कांस्टेंट है। इसलिए S की वैल्यू जो होगी वो सिग्मा आर एस अपॉन डी का होल स्क्वायर इंटू टी एस की पावर 4 होती है, और इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई है, एक्सपेरिमेंटली कितनी, 1361 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यदि मैं यहां 1361 रख दूं और सिग्मा की वैल्यू रख दूं, सिग्मा कितना होता है 6.97 इंटू 10 की पावर 8, आर एस रेडियस ऑफ सन की वैल्यू रख दूं 6.97 इंटू 10 की पावर 8, और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन रख दूं और इसका स्क्वायर कर दूं, और सन, जब यहां से हम टेम्परेचर ऑफ सन निकालते हैं तो ये आ जाता है हमारा 5800 केल्विन आ जाता है लगभग, है ना। किताब में 5700 समथिंग दे रखा है, अपन ने 5800 लिख दिया बस। तो सोलर कांस्टेंट की हेल्प से आप टेम्परेचर ऑफ सन को भी फाइंड कर सकते हो। सर हमारा कैलोरीमेट्री टॉपिक रह गया ना। हाँ कैलोरीमेट्री है, कैलोरीमेट्री तो कर लेना यार तुम अपने आप से, उसमें तो कुछ खास है नहीं, देखो नहीं कैलोरीमेट्री कराऊं या मैं, बता, कल को करा दूंगा, देख लो, बता, करा दूंगा कल को, है ना, कल को कैलोरीमेट्री करा दूंगा फिर, सही है भाई। हाँ तुम पढ़ लेना थोड़ा सा, एक दिन का ही काम है, उसमें कोई खास काम है नहीं, है ना, क्योंकि मैं अपने हिसाब से ही पढ़ाऊंगा तो फिर सही रहेगा। एक्सपेरिमेंटली देखो मैं छुड़वाना कुछ नहीं चाहता, चाहे धीरे चले चाहे तेज चले, है ना, तो कैलोरीमेट्री भी इक्वली इंपोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। हाँ सर खुद तो पढ़ लेंगे लेकिन फिर वो बात नहीं रहती। हाँ सही, नहीं बिल्कुल सही बात है, मेरा टेक्निक थोड़ा सा अलग रहेगी। अब ये तुम बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, किताब में लिखा हुआ है ना, लेकिन नहीं पढ़ पाते, ये है। कल को कैलोरीमेट्री पढ़ाएंगे, है ना, लेकिन टेम्परेचर वाला तुम खुद पढ़ लेना, वो केल्विन एल्विन वाला, है ना, पहला वो जो थर्मल टेम्परेचर होता है वो, हाँ वो स्केल होता है ना, टेम्परेचर स्केल, F-32/9 C/5, F-32/9 C/5। कैलोरीमेट्री करा दूंगा। अब इसमें एक पॉइंट और रह गया इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, है ना, वो कंडक्शन से है ना, फ्रीजिंग ऑफ लेक का जमना, जो लेक जमती है वो कैसे जमती है भाई, ये याद रखना। टेम्परेचर ऑफ सन कितना होता है 5800 केल्विन लगभग, कहीं कहीं ये 5700 ऐसे 98 ऐसे दे रखा है ना, 5700 ऐसे करके कुछ,
5800 लिख दिया डायरेक्ट। फ्रीजिंग ऑफ लेक, साफ कर दो भाई। यस सर। देखो लेक कैसे जमती है। फ्रीजिंग ऑफ लेक में जब आप देखते हो कि मान लिया ये लेक है और यहाँ पानी भरा हुआ है, सही है, तो इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर का रोल आता है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा होती है। यदि आप डेंसिटी ऑफ वाटर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाओगे तो वो इस तरीके से आता है, और जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा होती है डेंसिटी। क्लियर है क्या बात? मान लिया फ्रीजिंग ऑफ लेक हो या हमारे फ्रीज में रखा हुआ पानी, तो जब आप अपने फ्रीज में जब पानी जमाते हो तो आप देखोगे कि अगर जो आपने अधकच्ची आधी जमी हुई बर्फ निकाल ली ना, तो उसकी लेयर ऊपर से तो जम जाती है और नीचे से वो पानी निकलता है कभी कभी जो कम जमी हुई है। क्या मैं अंकित साकिब सही कर रहा हूं या ऐसा देखा है नहीं देखा? यस सर। नीचे पानी रह जाता है और ऊपर क्या बर्फ बर्फ जम जाती है। तो होता कैसे है वो कि मान लिया आपने 50 डिग्री सेल्सियस का पानी लिया, 50 तो ज्यादा हो गया, मान लिया अपने नल टंकी में से पानी भरा और 30 डिग्री सेल्सियस का आपने रख दिया, यहां पे रख दिया 0 डिग्री सेल्सियस है, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, तो क्या होगा, ये जो पानी है ये इसमें से हीट ले लेगा। ये हाई टेम्परेचर है लो टेम्परेचर है, जब इसमें से हीट जाएगी तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25, फिर और कम होगा 20, फिर और कम होगा 10, फिर और कम होगा 6, फिर जब ये 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है घटते घटते, अब एक स्पेशल फिनोमेना होती है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी होता है वो सबसे भारी होता है। अब क्या होगा, जो हीट निकलेगी वो इस ऊपर वाली लेयर से हीट निकलती है, नीचे से थोड़ी ना जाएगी। यहाँ पे तो प्लास्टिक होती है, ऐसे करके मान लिया इंसुलेटेड है भाई, झील में नीचे झील है मान लिया तो नीचे थोड़ी ना जाती है, ये इंसुलेटेड है, तो हीट यहीं से जाएगी। तो जैसे ही हीट जाएगी तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, सही है। लेकिन इसके नीचे वाले जो पानी है वो कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस का। क्लियर है क्या बात? तो बताओ ऊपर वाली लेयर भारी होगी, ऊपर वाली लेयर भारी होगी या नीचे वाली लेयर भारी होगी, बताओ? सर नीचे वाली भारी होगी। तो जब ऊपर वाली लेयर हल्की हो गई, क्योंकि 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो हल्का हो गया पानी, तो उस पर तैरने लगता है वो। तो उसके बाद तो ये तो यहीं रहेगा, फिर क्या होगा, इसका टेम्परेचर और कम होगा 2 डिग्री सेल्सियस, फिर और कम होगा 1 डिग्री सेल्सियस, फिर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस। जबकि नीचे का पानी जो होता है लेयर का वो कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो जो बर्फ जमनी स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, ऊपर से। यहां पे तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और नीचे नीचे आते फिर 1, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और नीचे नीचे आते जो पानी रहता है ये 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्लियर है क्या? बर्फ जो जमनी चालू होती है वो 0 पे जमनी चालू होती है, तो बर्फ जम जाती है, बर्फ की लेयर जम जाती है। नीचे पानी रहता है, बर्फ की लेयर जम जाएगी खूब तकड़ी, खूब चौड़ी जम जाएगी, समझाइए। और नीचे क्या रहेगा, यहाँ पे पानी रहेगा कितने पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इट विल टेक सम टाइम टू फ्रीज ऑल द वाटर, पूरी लेयर जलने में टाइम लगता है, समझ में आई बात? तो अगर आपने देखा होगा कि जो लेक्स होती हैं और जो उसमें एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स,
वो जब ज्यादा ठंड पड़ती है जैसे कश्मीर में है ना या हिमालय पे, तो नीचे जो रहता पानी भरा रहता है 4 डिग्री सेल्सियस का। तो जब ठंड ज्यादा पड़ती है तो ऊपर तो बर्फ जम जाती है और नीचे मछली वछली नीचे आ जाती हैं सब, और 4 डिग्री सेल्सियस पे वो रह सकती हैं, और 4 डिग्री सेल्सियस पे जीवित रहती हैं वो, और नीचे मछली रहती है, ऊपर बर्फ की बर्फ चट्टानें जमी रहती हैं, लेकिन नीचे पानी रहता है और उसमें एक्वेटिक एनिमल्स तैरते रहते हैं। समझ में आया? ऐसा भी होता है। तो अब हमें ये तो 4 डिग्री सेल्सियस पे हो गई, अब हमें ये निकालना है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है इसमें। बोर्ड पे देखो, मान लिया किसी समय इसकी डिस्टेंस x जम गई है ना, तो x जम गई, तो ये तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी सारी, यहां 4 है, तो ये मान लिया एक लेयर जमनी है, तो जमेगी कैसे भाई? इसमें से हीट निकल करके ऊपर चली जाएगी रेडिएशन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा। तो इसका मास कितना मान लेते हैं हम? लेयर का dm मान लेते हैं, सही है। तो इसमें से जो कंडक्शन के द्वारा जो हीट गई वो कितनी जाएगी? dq। तो कितनी जाएगी? dq इज इक्वल टू dm इंटू l। व्हाट इज l? लेटेंट हीट ऑफ क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन L है ना। ये 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम इसकी वैल्यू होती है ना, कल को पढ़ाएंगे इसे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये जम जाती है। अब बोर्ड पे देखो ये मान लिया x है और ये dm है, चलो अब कॉपी करो तुम इसे। कर लो तेजी से, इसका एक एक्सप्रेशन लेकर के आना है मैथमेटिकली हमें। ओके सर। देखो इधर मान लेते हैं कि ये जो रोड है इसका कंडक्शन है ना, थर्मल कंडक्टिंग कोएफिशिएंट k है, और इसकी जो लेयर है एरिया, जैसे लेयर होगी ना चौड़ी, इसका एरिया कितना है? विड्थ तो इसकी हो गई x, एरिया कितना मान ले इसका? जैसे एरिया होगा ना ये ऐसे करके, एरिया कितना मान ले हम? a मान ले। तो dq अपॉन dt जो होगा वो ka टेम्परेचर डिफरेंस, यहां का कितना है टेम्परेचर T, और यहां का कितना मान लेते हैं? 0। यहां का टेम्परेचर कितना है? 0, और यहां का मान लेते हैं टेम्परेचर T। तो T माइनस 0 अपॉन x, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x, kt अपॉन dt, और dq कितना लिखेंगे बेटा हम? dml अपॉन dt इज इक्वल टू kt अपॉन x, ऐसा आ जाएगा। सही है क्या बात? बोर्ड पे देखो आप, dm और l। जो dm होगा इसका मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू dx इंटू रो। तो जो ये मास है इसका मास, इस लेयर का मास, dm को हम क्या लिख लेंगे? dx इंटू रो अपॉन dt इंटू l इज इक्वल टू ka t अपॉन x। a से a कट जाएगा, इधर देखो ये x dx और ये रो इंटू l इज इक्वल टू kt इंटू dt, ऐसे आ जाएगा kt इंटू dt और x। तो x dx इज इक्वल टू kt अपॉन रो l इंटू dt आ जाएगा। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, 0 से t, और ये जो हाइट, ये जो डेप्थ हो गई 0 से x मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू kt रो l और t फ्रॉम 0 टू t।
ध्यान देने वाली बात है रो एल इंटू टी, what is t? T is the time. What is x? X is the width of layer freezed. T is time, width of freezed layer. नीट के बच्चों को ये याद रखना है बस। अगर जो आपको डेरिवेशन समझ में नहीं भी आया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया भाई? यस सर। हाँ देखो, हो सकता है आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई हो, मैं ऐसे ही लिख लो, आपके काम की है भी नहीं है ना। नीट में कोई आपसे कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, आपसे सवाल पूछेगा, सही है। कैलकुलेशन वैसे शीट में दे रखी है, डेरिवेशन करने की कोई ज्यादा जल्दी नहीं है ना, आवश्यकता भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो मान लिया लेयर है ये, तो अगर जो ये एक्स विथ की लेयर ऊपर से जमती है तो इसमें टाइम कितना लगता है? टाइम लगेगा t। तो जो टाइम होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है ना। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ आइस लेयर का स्क्वायर, विड्थ ऑफ आइस लेयर का स्क्वायर। विड्थ ऑफ आइस लेयर का स्क्वायर। मैं क्वेश्चन करा देता हूं आपसे, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, है ना। देखो एग्जांपल लिख लो। इफ in 2 hours 1 meter layer of ice is formed, 1 meter layer is formed। यदि 2 घंटे में 1 मीटर लेयर जम जाती है तो then find time to form next 1 meter layer। बताना भाई आंसर। नेक्स्ट 1 मीटर लेयर को जमने में कितना टाइम लगेगा?
अंकित, साकिब, बताओ बेटा क्या किससे करना है? इससे। बाकी सब चीजें भूल जाओ। देखो ऐसे लिखो सॉल्यूशन, मैं एक करके दिखा दूंगा, बाकी तो तुम कर दोगे। मान लिया ये 1 मीटर है, H1 है, सही है। तो जो H1 का स्क्वायर होगा वो T1 का स्क्वायर होगा। तो यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? T1। क्या होगा? H1 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 होगा। बोर्ड पे देखो। और ये मान लिया 1 मीटर और है, मान लिया ये नेक्स्ट मीटर है। तो आपको ये बताना है कि यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना लगेगा जमने में। बताना भी कितना आंसर आएगा। ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया। वन मीटर ये लेयर जमने में कितना टाइम लगेगा यहां से लेके यहां तक का। बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। सुनो, ये कितना मान लूं मैं? H1, और ये टोटल कितना मान लूं मैं? H2। मान सकता हूं क्या? बोर्ड पे देखो, यहां से लेके यहां तक का टाइम यदि मैं T1 मान लूं तो यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना मान लूं? T2। तो हमारे पास क्या है? H1 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T1 और H2 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T2। अब कर दो। साकिब समझ में आया बेटा? नहीं? यस सर। बताओ अब। लेकिन ध्यान रखना, हमें ये वाला टाइम निकालना, ये नेक्स्ट 1 मीटर जमने में टाइम 6 घंटे। 6 घंटे इज द करेक्ट आंसर। कैसे? देखो यहां पे H1 स्क्वायर अपॉन H2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। H1 कितना था? 1। H2 ये H2 कितना हो गया? 2 स्क्वायर। T1 कितना था? 1R, नहीं 2R। कितना देखा T1? 2R अपॉन T2। तो जो T2 निकलेगा वो कितना आएगा? 8R। यहां से लेके यहां तक का टाइम, तो इसलिए T जो होगा T2 माइनस T1, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6R। तो पहली 1 मीटर की विड्थ तो 2 घंटे में जमेगी, और जो अगली 1 मीटर की विड्थ है वो 6 घंटे में जमेगी। बताओ भाई ऐसा क्यों हो रहा है? सर नीचे पानी ज्यादा डेंस है, ज्यादा भारी है। नहीं, वो तो बात सही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे जैसे ये विड्थ बढ़ती जाती है, ये है जो आइस होती है वो इंसुलेटर का काम करती है। किसका काम करती है? इंसुलेटर का। इंसुलेटर की पट्टी डाल दी, भाई एनर्जी यहां से यहां तक ट्रांसफर होनी है। ये तो गर्म है और यहां पे -10 है मान लिया, तो एनर्जी ट्रांसफर होने में ये बाधा उत्पन्न करती है। ये इसकी जैसे जैसे विड्थ बढ़ती जाएगी इसका थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा बॉडी का, तो ये हीट जो है ये जाने ही नहीं देती। जब तो मतलब आप हिमालय में जाकर के देखो, वहां पे बर्फ की लेयर जमी हुई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पानी ही रहेगा 4 डिग्री का। क्यों? क्योंकि यहां से हीट जाती नहीं है यहां से, इसलिए नहीं जम पाती। और फिर थोड़े दिन बाद सूरज देवता आ जाते हैं। जब सूरज देवता आ जाते हैं तो ऊपर से गर्मी पैदा करते हैं, ये पिघल जाती है, फिर से एनिमल थोड़े दिन के लिए ये ऊपर आ जाते हैं, ऐसे जीते रहते हैं। आगे क्या बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही काफी है ना भाई।